जब हम कोई गलती करते हैं या गुनाह करते हैं तो उसके बाद हम कई तरह से अपने आप को बचाते हैं, कई तरह के डिफेंस लेकर कि ये जो हुआ है इसमें दोनों पार्टी का कंसेंट था, या फिर जो हुआ है उसमें प्लेंटिफ का भी मंजूरी था, उसने वॉलेंट्री तरीके से ये किया था, या फिर जो हुआ है वो गॉड के फोर्स से हुआ था। तो इस तरह से कई तरह के डिफेंस लिए जा सकते हैं और कोर्ट भी हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने आप को बचाओ, आप अपना डिफेंस लो। तो आज का जो ये वीडियो है ये इसी के ऊपर बातें करता है, डिफेंसेस अगेंस्ट टॉर्शियस लाइबिलिटी। अगर कोई टॉर्शियस लाइबिलिटी इम्पोज होती है रॉन्ग डूअर पर तो कोर्ट उसे अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने आप को डिफेंस करो। आप किस तरह से अपने आप को डिफेंस करोगे? तो इस तरह से कई सारे डिफेंसेस हैं इसके अंडर जिससे डिफेंडेंट खुद को डिफेंड कर सकता है, जैसे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, एक्ट ऑफ गॉड, मिस्टेक, प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, प्राइवेट डिफेंस, इनएविटेबल एक्सीडेंट। ये कई सारे डिफेंस हैं जो कि डिफेंडेंट अपने बचाव में ले सकता है, लेकिन उसे इसको प्रूव करना होगा। डिफेंडेंट को ये बातें प्रूव करनी होंगी कि ये डिफेंस वो ले रहा है जिसकी वजह से उसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के ऊपर बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ही होता है, वॉलेंटी मतलब वॉलेंटरली, और नॉन फिट इंजूरिया का मतलब अगर आपको इंजूरी होती है तो आप उसके लिए फाइल नहीं कर सकते, आप उसके लिए एक्शन लेने के लिए फिट नहीं हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो काम आप करने जा रहे हो, जो रिस्क आपने लिया है और उसकी वजह से आपको जो डैमेज हो रहा है उस डैमेज का आपको पहले से ही अंदाज़ा था। आपको पता था कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसमें ये रिस्क हो सकता है, फिर भी आप वो काम करने के लिए गए, अपनी मर्ज़ी से गए। तो जो काम आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो अगर उसमें आपका कुछ भी इंजरी होता है तो उसके लिए आप कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए आप कोई भी उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें आपकी मर्जी थी, आप खुद अपनी मर्जी से गए थे। नो इंजरी इज डन टू वन हु कंसेंट। जो पर्सन अपनी मर्जी से कोई भी काम करता है तो उसके लिए वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि हर पर्सन अपने डिसीजन का बेस्ट जज होता है, उसे पता होता है कि वो क्या करने वाला है। एवरीवन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड देयरफॉर द वन हु वॉलंटरली एग्रीज टू सफर हार्म इज नॉट अलाउड टू कंप्लेन फॉर दैट। हर इंसान को पता होता है कि वो क्या करने वाला है और वो जो कर रहा है उसमें कितना रिस्क है। अगर उसे ये बातें अच्छी तरह से पता है, फिर उस रिस्क में अगर उसे कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसके अगेंस्ट वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। उसे कोई भी हार्म होता है, कोई भी इंजरी होती है तो उसके अगेंस्ट वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि वो काम अपनी मर्जी से करने गया था। तो उसे जो भी लीगल इंजरी होती है उसका जिम्मेदार वो खुद होता है। वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया का एक बहुत ही लीडिंग केस पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका 1975, जहां एक ड्राइवर अपनी 4 व्हीलर जीप को पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर ले जाता है, जहां उसे 2 स्ट्रेंजर मिल जाते हैं और वो उस ड्राइवर से लिफ्ट मांगते हैं। तो ड्राइवर उन्हें लिफ्ट दे देता है। अब उसके बाद होता क्या है कि अचानक से उस जीप का जो फिक्सिंग बोल्ट है वो खुल जाता है, जिसकी वजह से उसका जो व्हील है वो फेंका जाता है और उसकी वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में एक स्ट्रेंजर बुरी तरह से घायल हो जाता है और दूसरा जो स्ट्रेंजर है वो ज़ख्मी हो जाता है। तो अब वो उस ड्राइवर और ड्राइवर के जो उस गाड़ी के जो मालिक हैं उसके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं। उसके बाद कोर्ट यहाँ यह बोलता है कि इस एक्सीडेंट में ना तो ड्राइवर उसके लिए जिम्मेदार होंगे और ना ही उस गाड़ी के ओनर यानी कि उस ड्राइवर के मास्टर इस एक्सीडेंट के लिए और वो जो पर्सन मरा है उसके लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों स्ट्रेंजर की खुद की मर्जी थी उस गाड़ी में बैठना,
ना तो ड्राइवर ने और ना ही ड्राइवर के मास्टर ने उन्हें फोर्स किया था कि आप इस गाड़ी में बैठो, ना ही उन्हें इनविटेशन दिया था। उन दोनों स्ट्रेंजर की खुद की मर्जी थी कि उन्होंने उस ड्राइवर से लिफ्ट मांगा। और दूसरा कि वो एक्सीडेंट एक शेयर एक्सीडेंट था जिसमें ना तो ड्राइवर की गलती थी ना ही ड्राइवर के मास्टर की गलती थी। तो इसीलिए ये दोनों कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि प्लेंटिफ का ये वॉलेंटरली एक्शन था। प्लेंटिफ खुद अपनी मर्जी से उस गाड़ी में गए थे। अब हम वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का एलिमेंट्स देखेंगे। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस तभी लिया जा सकता है जब ये दो एसेंशियल पॉइंट्स वहाँ पर मेंशन हो, जब ये दोनों कंडीशंस वहाँ पर एप्लीकेबल हों, तभी जाकर वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लिया जा सकता है। जिसका पहला पॉइंट है द प्लेंटिफ हैज़ द नॉलेज ऑफ द रिस्क। वो जो काम कर रहा है या फिर जो एक्सीडेंट हुआ, जो हार्म हुआ, उसमें प्लेंटिफ का पूरा नॉलेज था। प्लेंटिफ को पहले से ही पता था कि जो काम वो करने जा रहा है उसमें इतना रिस्क है। नेक्स्ट पॉइंट द प्लेंटिफ विद द नॉलेज ऑफ रिस्क हैज़ वॉलेंटरली अग्रीड टू सफ़र द हार्म। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, प्लेंटिफ को ये पहले से नॉलेज था कि वो जो काम करने जा रहा है उसमें इतना रिस्क है, फिर भी वो काम अपनी मर्जी से करने गया। मान लीजिए प्लेंटिफ एक फैक्ट्री में इंटरव्यू देने आया कि एज अ वर्कर। अब उसे उस फैक्ट्री के बारे में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता दिए गए, साथ ही उसे ये भी बताया गया कि ये इस फैक्ट्री में ये इतना खतरा है, आप जो काम करोगे संभल कर करोगे, आप देख लो आपको ये काम करना है या नहीं करना है। तो प्लेंटिफ ने, क्योंकि प्लेंटिफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो प्लेंटिफ उस बात से अग्री कर जाता है कि ठीक है मैं उसकी पूरी सेफ्टी रखूँगा, और क्योंकि यहाँ से भी तो प्रिकॉशन मिल रहा है तो मैं ये काम कर लेता हूँ। तो प्लेंटिफ ने अपनी पूरी मंजूरी दी कि उसे पता था कि यहाँ इतना खतरा है, लेकिन फिर भी उसने उस काम को करने में अपनी मंजूरी दी। अब होता क्या है कि जब वो काम कर रहा होता है तो कुछ दिनों बाद में ही प्लेंटिफ के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि उसकी पहले से ही नॉलेज थी उसके पास, उसे पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो काम करने के लिए गया, वो चीज़ उसके साथ हो जाता है। तो अब वो प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्शन ले लेता है, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। तो यहाँ पर डिफेंडेंट अपना ये डिफेंस रख देता है कि प्लेंटिफ को ये बात पहले से ही पता थी कि जो एक्सीडेंट हुआ वो हो सकता है, वो हम उसने पहले से ही प्रिज्यूम कर लिया था, फिर भी उसने ये काम करने के लिए अपनी मंजूरी दी। तो यहाँ पर वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का स्टेटमेंट आ जाता है। तो ये दोनों एसेंशियल एलिमेंट्स वहाँ पर होने चाहिए। तो इस तरह से डिफेंडेंट ये दोनों कंडीशंस के साथ खुद का डिफेंस रख सकता है। तो व्हेनेवर प्लेंटिफ इज अवेयर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म, जब भी कभी प्लेंटिफ होने वाले हार्म से अवेयर हो विच इज़ लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एन एक्ट, जो कि हुआ, मतलब जिस एक्सीडेंट में वो हार्म हुआ उस हार्म से प्लेंटिफ पहले से ही अवेयर हो, व्हेन ही स्टिल एक्सेप्ट्स टू डू इट, तब भी उसने उस काम को करने के लिए अपनी मंजूरी दी और उस जोखिम को उठाने के लिए अपनी रजामंदी दी, तो उसके बाद उसके लिए डिफेंडेंट को रिलीफ मिलेगा। डिफेंडेंट इस तरह से ये सारी बातों को प्रूव करके डिफेंस ले सकता है। तो ये थे वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया के एलिमेंट्स। तो ये दो एसेंशियल पॉइंट्स डिफेंडेंट को प्रूव करने होंगे। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस, स्मिथ वर्सेस बेकर एंड सन्स 1891। ये केस बहुत ही सिमिलर है उस एग्जाम्पल से जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया। स्मिथ वर्सेस बेकर एंड सन्स में होता क्या है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट की फैक्ट्री में एज अ एम्प्लॉय काम करता है, और वहाँ काम करने से पहले ही उसे बता दिया जाता है कि इस फैक्ट्री में इस तरह से डेंजरस है, ये जॉब डेंजर है, तो आप देख लो, लेकिन फिर भी प्लेंटिफ अपनी मंजूरी दे देता है काम करने के लिए। तो यहाँ होता क्या है कि जो क्रेन है
उसमें बड़े बड़े पत्थर रख के क्रेन से पत्थर को यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है। अब क्योंकि वो क्रेन है तो वो थोड़ा हाइट पर ही ले रख के पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और नीचे काफ़ी सारे वर्कमैन काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते जाते हैं कि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि पत्थर क्रेन से नीचे गिर जाए और किसी इंसान के सर पर गिर जाए। तो इसके बारे में प्लेंटिफ डिफेंडेंट से कंप्लेन करता है कि वो यहाँ पर थोड़ा केयर दिखाएं, थोड़ा सावधानी दिखाएं, यहाँ पर थोड़ा प्रिकॉशंस लें। लेकिन डिफेंडेंट उसके बाद भी कोई भी केयर नहीं करता और वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेता। कुछ दिनों बाद होता क्या है कि ये एक्सीडेंट प्लेंटिफ के साथ ही हो जाता है। प्लेंटिफ के सर पर ही वो पत्थर गिर जाता है जिससे प्लेंटिफ को काफ़ी इंजरी होती है। तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस कर देता है, जहाँ पर डिफेंडेंट अपने कंटेंशन में यह बोलते हैं कि प्लेंटिफ को पहले से ही पता था कि इस जॉब में ये सारे खतरे हैं, फिर भी प्लेंटिफ ने अपनी मंजूरी दी इस काम को करने के लिए। तो डिफेंडेंट यहाँ पे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट यह बोलता है कि भले ही प्लेंटिफ ने अपनी मंजूरी दी थी, उन्हें पता था कि इस जॉब में ये सारे खतरे हैं और उसने फिर भी यहाँ काम करने के लिए अपना कंसेंट दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर अपना केयर नहीं करेंगे। प्लेंटिफ ने पहले ही आपको इत्तला कर दी थी, पहले ही कंप्लेन किया था कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो जब आपको इस बात की नॉलेज थी कि एक्सीडेंट कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, तो आप उसके लिए कोई एक्शन लोगे, आप उस पर वर्क करोगे, लेकिन आपने उस पर कोई काम नहीं किया, आपने वहाँ पर कोई भी सावधानी नहीं बरती। तो यहाँ पर लैक ऑफ केयर डिफेंडेंट के साइड से दिखाता है, इसीलिए यहाँ पर डिफेंडेंट लायबल होगा प्लेंटिफ को कंपनसेशन देने के लिए। यहाँ पर केस प्लेंटिफ के फेवर में जाता है और डिफेंडेंट जो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस ले रहे थे वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, जब डिफेंडेंट इस बात का डिफेंस ले रहा है कि जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट का नॉलेज पहले से ही प्लेंटिफ को था, तो इसीलिए प्लेंटिफ क्लेम नहीं कर सकता, तो डिफेंडेंट यहाँ पे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस ले रहा है। तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर जाएगा? इस बात को कौन प्रूव करेगा कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया लगेगा या नहीं? तो बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पर जाएगा, क्योंकि डिफेंस डिफेंडेंट ले रहा है। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पर इल्ज़ाम लगाया है, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्शन लिया है, तो डिफेंडेंट अपने आप को प्रूव करने के लिए यहाँ पर वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस ले रहा है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी डिफेंडेंट पर ही जाएगा। डिफेंडेंट को ये बात प्रूव करनी होगी कि प्लेंटिफ के पास पूरा नॉलेज था कि आगे जाकर इस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, ये जॉब डेंजरस है। प्लेंटिफ को पूरा नॉलेज था, उसने अपने कंसेंट से पूरी नॉलेज के साथ पूरे होशो हवास में इस जॉब के लिए खुद को असाइन किया एंड वो पूरा अवेयर था आने वाले खतरों से। तो इन सारी चीज़ों को डिफेंडेंट को प्रूव करना है, तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिफेंडेंट पर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था टॉर्शियस लायबिलिटी के कई सारे डिफेंसेस में से एक डिफेंस, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो और ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी इजी लैंग्वेज में और डिटेल में विथ लैंडमार्क जजमेंट एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।